सर श्रीयाल जी। कैसे हो सर? बढ़िया, आप सुनाओ। बस सर चौके हैं आप। Good afternoon, sir. रिलेशन हम क्रॉस प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। जो हमने लास्ट ईयर किया था, तो थोड़ा सा वो रिकैप करवा रहा हूँ। हमने एक चीज की थी, ऑर्डर पेयर। मैंने आपको बताया था इट इज पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट in which order of object matters. और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऑर्डर पेयर को, एंड इट इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर होता है। जैसे आप कोऑर्डिनेट में करते हो ना, पॉइंट प्लॉट करते हो, जैसे 1,2 लेते हैं तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं, और 2,1 लेते हैं तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो ये डिफरेंट हो गए ना, ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है ना, ए बी इक्वल टू बी ए, तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। जब ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल आएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल, दे आर नेवर इक्वल। ठीक है, उसके बाद हमने एक चीज की थी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट है, मान लो ए एंड बी, ए एंड बी आर टू सेट्स। ये ध्यान रखना कि फंक्शन में हम सिर्फ रियल रियल चीजों की बात करते हैं, इमेजिनरी चीजों की बात नहीं करते। ठीक है, मतलब फंक्शन में अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो अगर ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं, देन ए क्रॉस बी is a set of all ordered pair A comma B such that A belongs to set A and B belongs to set B. मतलब जो A क्रॉस B होता है ना, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, A comma B, ये ऑर्डर्ड पेयर है, such that A belongs to set A
and P belongs to set B. तो दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट. जैसे अगर हम एग्जांपल लिखना चाहें इसका, जैसे हमने ए सेट लिया एक 1 2 3 और बी सेट लिया ABC. तो A क्रॉस B क्या होगा? इट इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B such that first element belongs to first set and second element belongs to set second. तो ये सारे ऑर्डर पेयर आएंगे इसमें. तो ये आपका A क्रॉस B आ जाएगा. तो इट इंक्लूड ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B such that first element belongs to set A and second element belongs to set B. ठीक है. तो अब इसमें ये देखो कि अगर सेट A में m एलिमेंट्स हैं, सेट A has m एलिमेंट्स, and set B has n element. तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इन A क्रॉस B कितना होगा? m into n. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 3 थे, इसमें 9 ऑर्डर पेयर आ रहे हैं. ठीक है. और A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होती है. तो अगर A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है व्हेन A और B इक्वल सेट्स है. ठीक है. A क्रॉस B और B क्रॉस A तभी इक्वल हो सकते हैं जब A इक्वल टू B सेट है. और एक चीज आप नोट कर सकते हो कि अगर A और B में n एलिमेंट कॉमन है, then A cross B and B cross A has n square ordered pair common. ठीक है. जैसे आप अगर आप मान लो A ले लेते हो 1 2 3 4 एंड B ले लेते हो मान लो 2 3 4. एक मिनट भाई, लाइट चली गई. एक मिनट दिख रहा है मुझे? No, sir. अब देखो. हाँ हाँ वो कन्वर्ट. लाइट बंद कर दिया बाकी. तो जैसे यहाँ पे A और B में दो एलिमेंट कॉमन है ना, 2 और 3. तो A क्रॉस B और B क्रॉस A निकालोगे ना सर 4 भी तो कॉमन है. तो यहाँ पे 5 कर देते हैं. बढ़िया गलती पकड़ ली तूने, तो ध्यान से देख रहा है. हैज 2 स्क्वायर. अगर 2 3 4 होते तो 9 ऑर्डर्ड पेयर कॉमन होते, 3 स्क्वायर. यहाँ पे 2 स्क्वायर ऑर्डर्ड पेयर कॉमन आएंगे. ठीक है. वो आप निकाल के देख सकते हो A क्रॉस B और B क्रॉस A. तो ये सारा +1 का काम है. थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं बस, और कुछ नहीं है. ठीक है.
ये लिख लो 1 मिनट। लिख दिया? उसके बाद लिखो रिलेशन क्या होती है। रिलेशन जो होती है ना, इट इज सबसेट ऑफ A cross B. Any subset of A cross B is called relation from set A to set B. ठीक है, कोई भी सबसेट होगा, एनी सबसेट A cross B is called relation from set A to set B. जैसे मान लो अभी हमने लिया था A, लिया था 1 2 3 और B लिया था ABC। तो हमने इसका A क्रॉस भी लिखा था। तो अगर हम कुछ रिलेशन डिफाइन करें, मतलब उसके सबसेट लिखें, जैसे ये एक सबसेट है A क्रॉस B का, these are all subset of A cross B। अगर हम A और B ये लेते हैं तो इनको हम सबको कहेंगे these are relation from set A to set B। ठीक है, और जैसे कोई रिलेशन है, मान लो जैसे यहाँ पे 1 A आ रहा है, तो हम लिखेंगे 1 इज रिलेटेड टू A। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखेंगे 2 इज नॉट रिलेटेड टू A। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है 1 A ऑर्डर पे रिलेशन में आ रहा है और 2 A रिलेशन में नहीं आ रहा। उसके बाद डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर रिलेशन हमारा सेट A टू सेट B है, इफ रिलेशन इज फ्रॉम सेट A टू सेट B, मतलब पहला सेट A है, दूसरा B है, then set of elements of set A which are in the relation
is called domain of the relation. Is called domain of the relation. जैसे यहाँ पे डोमेन हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका डोमेन 1 2 3 हो जाएगा, इसका भी 1 2 3 होएगा डोमेन, इसका डोमेन 2,3 होएगा, सिर्फ 1 नहीं आएगा इसमें, और इसका डोमेन होगा 3 ओनली। ठीक है, तो डोमेन वो एलिमेंट होंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स रिलेशन में प्रेजेंट है। ऐसी रेंज का डेफिनेशन लिख लो। रेंज में आपने यही लिख लेना है, तो सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी which are in the relation is called range of the relation. जो एलिमेंट सेट बी के रिलेशन में आ रहे हैं उनका सेट, उसको हम रेंज ऑफ द रिलेशन कहते हैं। उसके बाद हेडिंग डाले ना कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। कोडोमेन होता है सेट बी, पूरा। इसमें जैसे रेंज जो है वो 1 2 3 होगी, और सॉरी एबीसी होगी, इसमें रेंज ए कोमा बी होगा, रिपीट नहीं करना आपने, सेट में एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड, इसमें रेंज अकेला बी होगा, और इसमें रेंज इज अकेला सी। ठीक है, कोड में सब में सेट बी रहेगा, दैट इज 1 2 3। सर कोडोमेन 1 2 3 आएगा, सब में 1 2 3 आएगा, सेट बी होता है हमेशा कोड में। सर ABC आएगा। सर एबीसी नहीं आएगा कोड है, इसमें सेट एबीसी नहीं आएगा। सब में एबीसी आएगा भाई कोड में। तो सही वही तो 1 2 3। हां जी सर वही कह रहे हैं। आप 1 2 3 कह रहे हो सर हां जी। नहीं नहीं, कोड में एबीसी आएगा, सॉरी, सेट बी होता है पूरा कोड में। ठीक है। ठीक है, और आपको ये भी पता लग रहा है कि रेंज या तो कोड में का इक्वल होएगी या इसका सबसेट होएगा, तो ये हमेशा ट्रू रहेगा किसी भी रिलेशन में। रेंज या तो सबसेट होगी कोड में का, या फिर रेंज कोड में के इक्वल होएगी। उसके बाद लिखो नंबर ऑफ रिलेशंस। सेट ए में मान लो m एलिमेंट्स हैं, A has m elements and B has n elements.
तो नंबर ऑफ रिलेशन कितनी होंगी? टू की पावर mn। ये वही है जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते थे, क्योंकि m इंटू एन ऑर्डर्ड पेयर है, और अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं उसके सबसेट टू की पावर n होते हैं, तो इसमें m इंटू एन ऑर्डर्ड पेयर है ना, तो इसके सबसेट्स टू की पावर mn हो जाएंगे। तो इतना कुछ हमने +1 में भी किया हुआ है तकरीबन। अब हमने जो +2 का पोर्शन है उसमें आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछा जाता है, तो उसमें आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, वो तो आपने खैर +1 में भी किया हुआ है। तो अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन करेंगे जो +2 का पार्ट है। ठीक है, उसको ध्यान से समझेंगे। हाँ जी सर। तो अब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ रिलेशन। यहां तक तो आपने +1 में मैंने आपको करवाया हुआ है। तो अब ये आपका आगे शुरू हो रहा है। तो इसमें अब मैं पूरा ही करवा दूंगा आपको ना, एक ही बार में सब कुछ। तो पहली रिलेशन लिखो नल रिलेशन। इसको हम वाइड रिलेशन भी कहते हैं। हमें पता है कि जो नल सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। सो null set is सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका भी तो सबसेट हुआ ना फिर। Hence it is a relation from set A to B. And is called null or void relation. And is called null or void relation. एग्जाम्पल लिख लेना इसका। जैसे मान लो मैंने इसका एग्जाम्पल लिख लो, ए सेट लिया 1 2 3 4 और बी सेट लिया 5 6 7 8 एंड रिलेशन लिखी ए रिलेटेड टू बी। मतलब फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है? इफ एंड ओनली इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ सकता है रिलेशन में कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से ग्रेटर हो? नो सर। सारी एलिमेंट छोटे नो हैं, सर। नहीं आ सकता ना। हाँ तो जी। इट इज अ नल रिलेशन। ठीक है, इसको 5 से डिनोट करते हैं हम। उसके बाद एक रिलेशन होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आपको पता है कि हर सेट अपने का सबसेट होता है। एज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
Hence, A cross B is a relation from set A to B. Hence, A cross B is a relation from set A to set B. And is called universal relation. And is called universal relation. जैसे इसी रिलेशन में हम A लेस देन B कर दें तो सारे ऑर्डर पे नहीं आ जाएंगे, तो इट इज अ यूनिवर्सल रिलेशन. अगर हम लेस देन कर देंगे तो पूरा A क्रॉस B नहीं आ जाएगा, सारी ऑर्डर पे नहीं हो जाएंगे रिलेटेड. यस सर. तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा फिर. ठीक है. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस. ठीक है. और एक दो रिलेशन होती हैं. ठीक है. तो जो थर्ड टाइप का रिलेशन है ना वो है रिफ्लेक्सिव. If a relation from set A to set B is such that A related to A for all का सिंबल ये होता है A belongs to set A. Then it is reflexive. और एक चीज और ये ध्यान रखना, अगर मैं आपको कहीं पे ऐसे यूज करता हूँ रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब है इट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए. मतलब फर्स्ट सेट भी यही है और सेकंड भी यही है. अब ये देखो कि मान लो हमने ए सेट लिया 1 2 3 4 या 1 2 3 ले लो और बी ले लो 1 2 3 4. आप तब तक रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी नहीं बना सकोगे जब तक ए बी का सबसेट नहीं होगा. अगर ए बी का सबसेट लेना है तो आप कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना सकते हो. ठीक है. तो अब ये देखो कि ये जो A बिलोंग्स टू A है इसका मतलब है कि 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A एंड 3 बिलोंग्स टू A. तो मतलब A रिलेटेड टू A आना चाहिए, मतलब 1 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, 2 रिलेटेड टू 2 होना चाहिए और 3 रिलेटेड टू 3 होना चाहिए रिलेशन में. तो जैसे हम ये रिलेशन लिखते हैं मान लो इसी सेट्स पे, फिर एक दूसरी रिलेशन लिख रहा हूं. ठीक है. अब
ए रिलेटेड टू ए के अलावा अदर सबसे अदर ऑर्डर पेयर आ सकते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो ये देखो इसमें जितने भी ए सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो सारे आ रहे हैं रिलेशन में, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर इससे ज्यादा ऑर्डर पेयर भी आ रहे हैं ना, ये होने चाहिए बस 3 मिनिमम, उसके अलावा जो मर्जी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन अगर इससे कम है, मान लो ऐसा है कोई रिलेशन, या ऐसा है, तो ये दोनों रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, तो दीज टू आर नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। किसी को कोई डाउट होगा इसमें पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सा है सारी चीजें। सर अब बात आती है, हाँ जी बोलो। सर अगर सेट ए में 4 होता और सेट बी में ना होता? फिर वो बना ही नहीं सकते कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए सबसेट होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर एक में एक भी एलिमेंट कम या ज्यादा है फिर नहीं बनेगा? नहीं नहीं, बी में तो ज्यादा हो ही सकते हैं जितना मर्जी, क्योंकि ए सबसेट ऑफ बी हो। लेकिन ए में मतलब जो एलिमेंट ए में है वो बी में होने जरूरी है रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। अब यहां पे मैं 4 कर दूं मान लो, और इसको मैं 1 2 3 ले लूं, तो 4,4 तो रिलेटेड हो ही नहीं सकता कभी भी, क्योंकि बी सेट में 4 है ही नहीं। तो सारे, अब इसमें अब ये वाली रिलेशन अगर मैं लिखता हूं ना ए टू बी में ये वाली, फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगी इसमें, क्योंकि 4 रिलेटेड टू 4 भी होना चाहिए था। जितने भी सेट ए के एलिमेंट हैं वो आपस में रिलेटेड होने चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। आई बात समझ? आई या नहीं? यस सर। वट हो गई, उंगलियां वट हो गई, उंगलियां पे तक लग गई, ऊपर ताया ताया छोटा। उसके बाद जैसे आपको मान लो कोई प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही ऑर्डर पेयर की टर्म में लिख सको, तो आपको अपने आप से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे चेक करना। जैसे मान लो पहली रिलेशन लेते हैं, ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, ये हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए डिवाइड्स बी। ठीक है, तो जैसे इसमें आपका 2 रिलेटेड टू 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 डिवाइड्स 4 ना। अब आपको ये सोचना है कि whether every integer divides itself के साथ रिलेशन देखनी है आपने। ठीक है, तो whether आपको ये चेक करना है a रिलेटेड टू a, मतलब a डिवाइड्स a फॉर ऑल इंटीजर्स। क्या ऐसा होता है? Yes, sir.
ध्यान से। कोई ऐसा इंटीजर है जो अपने से डिवाइड नहीं करता है? नहीं। 0. हाँ तो 0 डजंट डिवाइड 0 ना। अगर 1 भी आ गया तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 0/0 इंडिटर्मिनेट होता है। Hence it is non-reflexive. अगर ये रिलेशन होता आपका नेचुरल नंबर पे तभी रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि हर नेचुरल नंबर अपने को डिवाइड करता ही करता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड रिलेशन लिखो, ऑन अ सेट ऑफ all lines in two-dimensional space. L1 related to L2 if L1 is parallel to L2. और सेकेंड रिलेशन है यहां पे L1 related to L2 if L1 is perpendicular to L2. अब ये देखो कि आपने क्या करना है, आपने किसी लाइन का अपने से रिलेशन देखना है। ठीक है, तो आपने देखना है कि मतलब यहां पे ये चीज पुट करनी है आपने। तो whether L1 is parallel to L1, हर लाइन जी अपने के सर. पैरेलल होती है। Yes sir. यस, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। बट L1 परपेंडिकुलर टू L1 तो नहीं होगा, अपने के परपेंडिकुलर थोड़ी हो जाएगी। सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1। Hence it is not reflexive. ऐसी आपने ये रिलेशन चेक करना ऑन अ सेट ऑफ ट्राइंगल और ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। Δ1 related to Δ2. If and only if Δ1 is similar to Δ2 and second part है Δ1 is congruent to Δ2. तो ये बताओ whether these are reflexive or not, दोनों रिलेशंस। हाँ सर. हाँ, क्योंकि हर ट्राइंगल अपने के सिमिलर भी होता है और हर ट्राइंगल अपने के Congruent. congruent भी होता है। ठीक है ना, तो these Yes. both relations are reflexive. Reflexive. हाँ, तो एक और रिलेशन लिखो, on a set of family members A related to B if and only if A is brother of B. So whether it is reflexive? No sir. No, sir. हाँ, क्योंकि A cannot be brother of A. ठीक है, Sir, A अपने A- का brother नहीं ना हो सकता, तो that is why it is not reflexive. उसके बाद लिखो नेक्स्ट रिलेशन, चौथी आइडेंटिटी रिलेशन।
आइडेंटिटी रिलेशन। A relation on set A to set B is said to be identity if and only if only A related to A for all A belongs to set A। मतलब जो ए के एलिमेंट है सिर्फ अपने से रिलेटेड होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमने लिया था ए सेट लिया था 1 2 3 और बी लिया था 1 2 3 4। हमने पहली रिलेशन लिखी थी R1 1 1 2 2 3 3 और दूसरी रिलेशन लिखी थी R2 1 1 2 2 3 3 3 4 2 4। तो ये आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें है ओनली ए रिलेटेड टू ए, ओनली आ रहा है, रिफ्लेक्सिव में ओनली नहीं था, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी में सिर्फ ए रिलेटेड टू ए आने चाहिए, इसके एक्स्ट्रा कोई ऑर्डर पेयर नहीं आ सकता आपका। ठीक है? यस सर। ये लिख लो पहले। उसके बाद लिख लिया? हाँ जी सर। उसके बाद एक चीज नोट कर लेना कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव आल्सो। Every identity relation is reflexive also, but every reflexive relation is not identity। सेकंड वाली रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन लिखो सिमेट्रिक रिलेशन। If A related to B implies B related to A, मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है तो उसका उल्टा भी प्रेजेंट है, then it is symmetric relation। जैसे हमने ये दो सेट लिए
ये दो रिलेशन ली, उसके बाद कुछ और रिलेशन लिख रहा हूं। तो ये देखो, ये सिमेट्रिक होगी, दिस इज सिमेट्रिक, क्योंकि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है तो उसका उल्टा भी आ रहा है, ठीक है, तो इट इज सिमेट्रिक। अब यहां पे देखो 3 4 आ रहा है, बट 4 3 नहीं आ रहा, so it is not symmetric. Second relation is not symmetric. यहाँ पे देखो कोई भी ऑर्डर पेयर है उसका उल्टा भी आ रहा है, 1 1 है उसका उल्टा 1 1, 2 2 है उसका उल्टा 2 2, 2 3 है उसका उल्टा 3 2, और 3 2 है उसका उल्टा 2 3, तो दिस इज आल्सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। ये भी सिमेट्रिक है। यहाँ पे 2 4 आ रहा है, बट 4 इज नॉट रिलेटेड टू 2, hence it is not symmetric. ठीक है। यस सर। यस सर। अब आपने मुझे एक चीज बतानी है, जो हमने अभी रिफ्लेक्सिव में 3 4 वर्ड प्रॉब्लम लिखी थी ना, इंटीजर वाली, ब्रदर वाली एंड ट्राइंगल की एंड वो वाली पैरेलल लाइंस की, उसमें से हमने उसको वर्ड में देखना है कि कैसे देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि ए रिलेटेड टू बी है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी रिलेटेड टू ए होगा या नहीं, अगर होगा तो सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे पहली रिलेशन थी हमारी कि ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, उसी में लिख लेना जहां पे रिफ्लेक्सिव में लिखवाया था मैंने, मतलब लिखा तो हुआ ही, आपने ये लिख लेना कि सिमेट्रिक है या नहीं। हमने रिलेशन की थी ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स ए रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड्स बी। तो आपने ये सोचना है कि अगर ए बी को डिवाइड करता है तो वेदर बी ए को डिवाइड करता है। नो सर, हर Yes. बार नहीं, हैं? हर Yes. बार नहीं। नहीं करेगा ना, यस सर। कैसे करेगा? सर मैंने कहा था नहीं करेगा। अच्छा, वो किसी ने यस कह दिया ना बीच में। 2 8 को डिवाइड करता है, 8 2 को थोड़ी डिवाइड करता है। सर फिर ये ए रिलेटेड टू ए है। ए रिलेटेड टू ए कहां से आ गया तेरा? अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए होता है वो, इसमें उल्टा करके देखना है सिमेट्रिक में। मतलब ठीक है, अगर 2 8 को करेगा तो 8 2 को भी करना चाहिए, ऐसा होता है ना? उल्टा भी हैं? मतलब रिवर्स भी पॉसिबल होना चाहिए रिलेशन है। हाँ, उल्टा भी पॉसिबल होना चाहिए, तब होगा ना वो सिमेट्रिक, अदरवाइज नहीं होगा। पहला नहीं होगा फिर। हाँ, पहला इज नॉट सिमेट्रिक। अब पैरेलल वाली लाइन पे आ जाओ, L1 इज पैरेलल टू L2, वेदर L2 इज पैरेलल टू L1, उल्टा करके देखना है आपने। यस यस Yes. सर। Yes, होगा ना, तो इट इज सिमेट्रिक। अब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, वेदर L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, यस यस सर। यस सर। होगा ना, तो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अगर डेल्टा 1 इज सिमिलर टू डेल्टा 2, वेदर डेल्टा 2 इज सिमिलर टू डेल्टा 1, यस सर। यस सर। यस, ठीक है, ऐसी कॉन्ग्रुएंसी का हो जाएगा। ये सारी सिमेट्रिक हैं। अब A इज अ ब्रदर ऑफ B, वेदर B इज अ ब्रदर ऑफ A, यस सर। यस सर। ध्यान से। ए का ब्रदर और बी सर बी हाँ भी तो सर, होगा। सिस्टर भी हो सकती है। तो A अगर B का ब्रदर है तो B मे और मे नॉट बी ब्रदर ऑफ A, B तो सिस्टर भी हो सकती है ना, हाँ जी ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। A is a on a family members, A is a brother of B is not a symmetric relation. आ गया बात समझ? यस। हाँ, तो उसके बाद हम आपके जो एनसीईआरटी में है ना, उसमें सिर्फ 4 टाइप का रिलेशन है, ये ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ कि आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो, अगर और भी कहीं कोई चीज पूछी हो तो, ठीक है।
सर जैसे एंटी सिमेट्रिक वगैरह होता है। हाँ जी, कुछ नहीं सर। उसके बाद एक रिलेशन होती है एंटी सिमेट्रिक। अब जैसे एंटी का मतलब जनरली क्या होता है, जो ना हो, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि जो सिमेट्रिक ना हो वो एंटी सिमेट्रिक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसको नॉन सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। जो सिमेट्रिक नहीं है उसको नॉन सिमेट्रिक कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। ऐसी भी रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है दोनों, या दोनों में से कोई नहीं है, या दोनों में से एक ही है। ऐसी भी रिलेशन पॉसिबल्स है, ठीक है। वो अभी आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होती क्या है कि इफ A related to B and B related to A implies A equal to B, then the relation is antisymmetric. सर ये ऐसा नहीं होगा इफ ए रिलेटेड टू बी बी रिलेटेड टू ए इम्प्लाइज ए रिलेटेड टू ए। जो मैं बता रहा हूँ वो समझ ले, अपनी मत चला, ठीक है। चला हूँ सर, चला मैं रहा हूँ। अब इसको समझना आपने। हमने ये रिलेशन लिखी थी, एक ये लिखी थी ना, वही दो सेट सेम है जो मैंने लिए थे। ठीक है, एक रिलेशन और लिख लेना यहाँ पे R6, एक ये लिख लेना, और एक अकेला R7 लिख लेना 2 3 अकेला। तो हम इसमें से देखेंगे कि कौन सी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है, कौन सी नहीं है, ठीक है। अब पहली रिलेशन पे आ जाओ, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। जब रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी ना, तब ये दोनों प्रेजेंट होंगे, ए नॉट इक्वल टू बी होगा, ये दोनों होने जरूरी है, ठीक है। तब वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगी, अदरवाइज वो एंटीसिमेट्रिक रहेगी। तो ये रिलेशन है, देखो 1 1 2 2 3 3। आप इसमें ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू ए है, तो ए इक्वल टू बी आ रहा है ना, तो इट इज एंटीसिमेट्रिक, ये एंटीसिमेट्रिक है। इसमें देखो 1 1 2 2 3 3 तो है, 2 4 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 2 4 के साथ 4 2 तो आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों होने जरूरी होते, तब ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि 4 2 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे हम, जिसका उल्टा प्रेजेंट नहीं है उस ऑर्डर पेयर को छोड़ देंगे, ठीक है। 3 4 है, 4 3 नहीं है, इसको छोड़ देंगे, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक है। सर अगर एक भी पेयर एंटी सिमेट्रिक होगा तो वो सारी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। मतलब एंटीसिमेट्रिक ना होने के लिए ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए होना जरूरी है, और फिर ए नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए उसके अलावा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है 2 रिलेटेड टू 3 है, 3 रिलेटेड टू 2 है, लेकिन 2 नॉट इक्वल टू 3 है ना। अब मिल गया ना हमें ये चीज, देखो 2 रिलेटेड टू 3 है एंड 3 रिलेटेड टू 2 है, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3। जब ये चीज मिल जाएगी ना दोनों, और ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तब वो नॉट एंटीसिमेट्रिक होगी, तो इट इज नॉट एंटीसिमेट्रिक। अब ये देखो ये एंटीसिमेट्रिक होगी,
हाँ जी सर। यस सर। यस इट इज एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पे देखो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 है, 3 2 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो इट इज नॉट एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है, ये एंटी सिमेट्रिक होगी, ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सिंगल ऑर्डर पेयर वाली हमेशा एंटी सिमेट्रिक होती है। तो ये आरसीक्स एंटी सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये बताना एक बारी। क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी है। वही तो कह रहा हूँ, नॉट एंटी सिमेट्रिक तब होएगी जब ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए दोनों होने जरूरी हैं एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, तब नॉन एंटी सिमेट्रिक होएगी, अदरवाइज वो सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक रहेगी रहेगी। तो अब कुछ पॉइंट्स नोट कर लो पहले ना, फिर आगे करवाऊंगा। ये लिखो, लिख लिया ये सब कुछ। हाँ जी सर। अब पॉइंट डाल लो, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। सर दोबारा रिपीट करना। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। Null relation is symmetric as well as anti-symmetric. Null relation symmetric भी है और anti-symmetric भी है। सर सर ये जो 2 3 मतलब ये जो 2 3 है आपने लिखा R7 है, ये 2 3 और 3 2 है, बट A इज नॉट इक्वल टू B, तो ये नॉन एंटी सिमेट्रिक नहीं होनी चाहिए। 6th वाली नॉन एंटी सिमेट्रिक है, 7th एंटी सिमेट्रिक है। उसमें इक्वल टू B कहाँ आ रहा है? 3 2 भी नहीं ना आ रहा, दोनों होने जरूरी है ना नॉन एंटी सिमेट्रिक में। जो सिंगल ऑर्डर पेयर वाली होएगी वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक रहेगी। देख लो, a relation which contains single ordered pair is always anti-symmetric. A relation which contains single ordered pair is always anti-symmetric. एंटी सिमेट्री के लिए ये दोनों होने जरूरी हैं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए नॉन एंटी सिमेट्री के लिए होने जरूरी हैं। ठीक है, जब ये दोनों है ना और ए नॉट इक्वल टू बी है तब वो नॉन एंटी सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रहेगी, एंटी सिमेट्रिक रहेगी। अब ये देखो कि मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जिसमें कि जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है, और दोनों ही नहीं है। तो ये 4 एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ बोलो। सर देखो सर, ये जो आपने 2 3 लिखा है, ठीक है, ये R7 है, ये 2 3 है, और फिर सर ये एंटी सिमेट्रिक आप कह रहे हो ना? हाँ सर एंटी सिमेट्रिक तो होगी अगर A इज इक्वल टू B है, तो सर इसमें A इक्वल टू B तो है ही नहीं। और बाबा नॉन एंटी सिमेट्री के लिए ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए होना जरूरी है। दोनों होने जरूरी हैं, तब वो नॉट ए नॉट इक्वल टू बी होगा, तब वो नॉन एंटी सिमेट्रिक होएगी। अगर एक ही ऑर्डर पेयर है तो वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक रहेगी। ये ना एंटी सिमेट्रिक है ना सिमेट्रिक है। कौन सी? ये 2 3 R7 जो लिखा है, जिस पे टिक लगाया है, कौन सी रिलेशन कह रहा है? जो डेट के नीचे R7 R7 हाँ जी। R7 एंटी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं है। जो कैरियर सिंगल ऑर्डर पेयर वाली हमेशा एंटी सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है सर, ये रट्टा ही लगाना है। ठीक है, अब ये देख लो 4
रिलेशन लिख रहा हूं जो हर टाइप की हैं। जैसे मान लो ए ले लो 1 2 3 और बी ले लो 1 2 3 4। तो जैसे मैंने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 3 3, ये सिमेट्रिक भी है एंटी सिमेट्रिक भी है। ये देखो सर 2 एक 3 क्वेश्चन 3 है, 2 है। एक क्वेश्चन है सर। अब बोलो। आइडेंटिटी रिलेशन में ए सेट के सभी एलिमेंट्स के वो होने चाहिए 1 1 हाँ 2 2 2 3 3। हाँ, ऐसे ये रिलेशन अगर इस पे ये लिखेंगे ना 1 1 2 2, वो आइडेंटिटी नहीं है। It is रिफ्लेक्सिव not तो है ना identity. वो, हैं? रिफ्लेक्सिव है, नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। मतलब सभी एलिमेंट्स का होना जरूरी है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में जितने भी एलिमेंट सेट ए के हैं वो आपस में रिलेटेड होने जरूरी हैं, लेकिन आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं हो सकते, रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है सर। पर ये जो R1 लिखा है ये आइडेंटिटी भी तो है। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं है, हम तो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं अभी, तो वो बता रहा हूँ कि सिमेट्रिक भी है या एंटी सिमेट्रिक भी है। अब ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है बट एंटी सिमेट्रिक नहीं है। और ये देखो 2 3, ये सिमेट्रिक नहीं है बट ये एंटी सिमेट्रिक है। नॉट सिमेट्रिक बट एंटी सिमेट्रिक। अब एक रिलेशन लेनी है जिसमें ना तो सिमेट्रिक है ना ही एंटी सिमेट्रिक है, जैसे ये है। अब 1 2 है तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुई। और 2 3 3 2 है बट 2 इज नॉट इक्वल टू 3, तो एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। तो इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर एंटी सिमेट्रिक। नॉर एंटी सिमेट्रिक। सर अगर एक भी एलिमेंट रिलेशन में सिमेट्रिक ना हो तो वो सिमेट्रिक नहीं होती। तो एलिमेंट की बात क्या कर रहा है, एलिमेंट कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा, रिलेशन है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सर जैसे ये 2 3 है और 3 2 भी है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है दोनों। फिर बोलो। भाई सिमेट्रिक ऐसे ऑर्डर पे सिमेट्रिक नहीं होते हैं, रिलेशन सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक होता है। आप क्या कह रहे हो 2 3 और 3 2 है तो सिमेट्रिक है, दोनों सिमेट्रिक थोड़ी हुए है। पूरी रिलेशन है या सिमेट्रिक है या एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है सर। पूरी रिलेशन देखनी है हमने। अगर आपके रिलेशन में ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए भी है, सारे ए रिलेटेड टू बी के लिए, तब वो सिमेट्रिक होएगी। अगर एक भी ऑर्डर पेयर आपने ऐसा निकाल दिया कि ए रिलेटेड टू बी है बट बी नॉट रिलेटेड टू ए है, तब वो सिमेट्रिक नहीं रहेगी। जैसे 1 रिलेटेड टू 2 है बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1 चौथे में, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। अगर 2 रिलेटेड टू 1 होता फिर होती। अब वो तो होती है, फिर सारों के लिए होगी ना फिर वो। ठीक है, आगे बात समझ। यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे रिलेशन करेंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी करनी है इसमें हमने रिलेशन की सिर्फ। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो बाकी बची हुई रिलेशन है वो करवाऊंगा एंड एनसीईआरटी के एग्जांपल। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। मतलब फर्स्ट वाली। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है।
Thank ओके you, सर, sir. थैंक यू इसको सर। पढ़ लेना जो करवाया मैंने, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में इसमें, नहीं तो कोई ठीक है। क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होना इसका आपसे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, हर चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। चलो चलो ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके जी। ठीक है।